गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आप लोग के लिए मैं फिर से एक वीडियो लेकर के आया हूं। तो पिछले लेक्चर में आप लोग जान चुके थे, केमिकल रिएक्शन जान चुके हैं, केमिकल इक्वेशन जान चुके हैं, केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से बैलेंस करना है वो भी जान चुके हैं। और उसमें भी हमें कुछ एक वीडियो लेकर के आना है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुई है बैलेंसिंग करने में, वो हम आपको वो भी प्रोवाइड कर देंगे। फिलहाल आज हम उस लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। सबसे पहले तो हम लोग कौन कौन सा लेक्चर देख चुके थे, तो उसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में आप लोग जान चुके थे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन को भी हम लोगों ने देखा था, तो उसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं। तो अब जो बारी है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बारी है। उसको या तो हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं या रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या क्या बोलते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या रिप्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्या तो हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में जानना। तो डिस्प्लेसमेंट जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, डिस्प्लेस करना। तो मतलब यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है द केमिकल रिएक्शन इन विच वन और मोर एलिमेंट्स टेक प्लेस। मतलब ये है कि वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें होता क्या है कि एक या एक से अधिक एलिमेंट्स जो होते हैं वो किसी कंपाउंड के एक या एक से अधिक एलिमेंट्स किसी दूसरे एलिमेंट्स के प्लेस को एक्सचेंज कर देता। मतलब ये है वही द केमिकल रिएक्शन इन विच वन और मोर एलिमेंट्स टेक प्लेस ऑफ अदर एलिमेंट्स। मतलब कि दूसरे एलिमेंट्स का जगह वो खुद ले लेता है और उसको रिप्लेस कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। और इसे दो क्लास में क्लासिफाइड किया जा सकता है। तो एक फर्स्ट है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप नाम से ही पता चल रहा है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट मतलब कि एक एलिमेंट के द्वारा किसी दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस किया जा रहा है तो वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट। और अगर वही दो एलिमेंट्स के द्वारा दो क्या हो रहे हैं, तो दो दूसरे एलिमेंट्स जो हो रहे हैं वो रिप्लेस हो रहे हैं या डिस्प्लेस हो रहे हैं, तो वैसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, वैसे केमिकल रिएक्शन को क्या बोलेंगे, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है केमिकल रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट ऑफ ए कंपाउंड। मतलब ये है केमिकल रिएक्शन इन विच, वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई एक एलिमेंट्स जो है ऑफ ए किसी कंपाउंड का एक एलिमेंट जो है वो दूसरे कंपाउंड के जो दूसरे कंपाउंड के एलिमेंट्स के द्वारा रिप्लेस हो रहा, और जो दूसरे एलिमेंट्स का जो दूसरे कंपाउंड का जो एलिमेंट्स है वो हाईली रिएक्टिव होता है। मतलब कि हाईली रिएक्टिव मेटल के द्वारा लिस्ट रिएक्टिव मेटल कंपाउंड से डिस्प्लेस हो जाता है, तो वैसे केमिकल रिएक्शन को हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको एग्जांपल के माध्यम से हम बारी बारी समझाएंगे। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन इन विच टू एलिमेंट्स, जिसमें दो एलिमेंट्स जो होते हैं वो किसी अदर दो एलिमेंट्स के द्वारा डिस्प्लेस हो जाते हैं, तो वैसे केमिकल रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से दोनों को बारी बारी से समझाने का प्रयास करते हैं। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को एक बार हम देख लेंगे। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप लोग को बता चुके हैं कि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स जो होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, हाइयर रिएक्टिव एलिमेंट्स जो होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, डिस्प्लेस्ड कर देता है। अब इसमें आपको रिएक्टिविटी सीरीज पढ़नी होगी। तो रिएक्टिविटी सीरीज है क्या, तो रिएक्टिविटी सीरीज वह सीरीज है जिसमें हम एक ये असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि हाईली रिएक्टिव मेटल कौन सा है या हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन सा है। तो हम जानते हैं कि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स जो है वो अभी तक पोटासियम को माना गया है। किसको, तो पोटासियम को। तो पोटासियम जो होता है वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स है।
तो अब उसमें कुछ सीरीज है, तो पोटासियम के बाद आता है आपका सोडियम का नंबर आता है, सोडियम के बाद लिथियम का नंबर आता है, लिथियम के बाद आपका कैल्शियम का नंबर आता है, फिर मैग्नीशियम है। तो ये सभी जो है वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स में आते हैं। और लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स जो होता है, मेटल की बात करें तो लिस्ट रिएक्टिव मेटल में आता है कौन, तो प्लेटिनम आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। तो सबसे पहले पोटासियम का नंबर आता है, फिर सोडियम, लिथियम, इसको याद रखिएगा, एकदम याद रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ नहीं आएगा। तो सोडियम सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, मोस्ट हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स है। तो फिर सोडियम का नंबर आता है, फिर लिथियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, फिर कार्बन, जिंक, आयरन, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। तो यहाँ पे जैसे जैसे हम ऊपर से आ रहे हैं तो रिएक्टिविटी बढ़ता जा रहा है, रिएक्टिविटी घटता जा रहा है। रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ऊपर से नीचे आएंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे ज्यादा ये, सबसे कम ये। लिस्ट ये हाई मोस्टली रिएक्टिव मेटल, और ये लिस्ट रिएक्टिव है, ये लिस्ट रिएक्टिव है और वो मोस्ट रिएक्टिव है। तो अब बात हम ये करते हैं कि जब भी लिस्ट रिएक्टिव सॉल्यूशन में अगर हम कोई भी हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स को डालते हैं तो वो क्या करता है कि उस सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस्ड करने का काम करता है। तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए, आयरन की बात करें तो कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट का ऐसे कलर ब्लू होता है जिसको ब्लू वाइट्रॉल भी बोलते हैं। तो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है, चूंकि इसका ये जो सॉल्यूशन का कलर होता है ब्लू होता है, इसलिए इसको ब्लू विट्रॉल भी बोलते हैं। तो जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम आयरन को क्या करते हैं, डिप्ड करते हैं, वेन आयरन नेल इज, या फिर आयरन डिप्ड इनटू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, देन कॉपर इज डिस्प्लेस्ड बाय आयरन, बिकॉज कॉपर का देख लीजिए आप स्थान कहाँ पे है, सबसे लगभग नीचे है, और जबकि आयरन का उससे काफी ऊपर है। तो ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब कि मोर रिएक्टिव देन कॉपर, देन कॉपर जो है वो क्या हो गया, ये डिस्प्लेस्ड हो गया, किसके द्वारा, आयरन के द्वारा, और आयरन सल्फेट और कॉपर बना दिया है। कॉपर का प्रेसिपिटेट सॉलिड फॉर्म में रहेगा। फिर वही से जितने भी ऊपर रहेंगे, कॉपर से ऊपर जितने भी रहेंगे, वो या तो हाइड्रोजन हो, या लेड हो, टीन हो, आयरन हो, जिंक हो, कार्बन हो, सारे जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस्ड करने का मादा रखते हैं, डिस्प्लेस्ड कर सकते हैं। तो मैग्नीशियम भी डिस्प्लेस्ड करेगा। अगर वही बात करें हम आयरन सल्फेट में, अगर हम आयरन सल्फेट की बात करें, FeSO4 की बात करें, और अगर हम कॉपर को डालेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, ये वैसा का वैसा ही रहेगा, बिकॉज ये लिस्ट रिएक्टिव है देन आयरन, कुछ होने वाला है नहीं। तो अब नेक्स्ट आइए, कॉपर के साथ अगर कॉपर और सिल्वर की बात करें तो सिल्वर से कॉपर ऊपर है, इसीलिए सिल्वर को डिस्प्लेस्ड कर देता है। तो कॉपर जो है, जब सिल्वर नाइट्रेट के जो सॉल्यूशन होते हैं उसमें हम कॉपर को डालते हैं, और सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन तो आप लोग को मालूम ही है, ये क्या होता है। तो जब कॉपर को हम इसमें डिप्ड करवाते हैं, किसमें, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में, तो सिल्वर को डिस्प्लेस्ड कर देता है और क्या बनाता है, कॉपर नाइट्रेट बनाने का काम करता है। सोडियम ब्रोमाइड, चूंकि यहाँ पे निगेटिविटी आ रही है तो निगेटिविटी आती है, तो निगेटिविटी सीरीज भी देख लीजिए आप लोग। तो निगेटिविटी सीरीज में सबसे पहले आता है फ्लोरीन का नंबर, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। मतलब ये साफ साफ है कि अगर कोई भी सॉल्यूशन है, अगर हम फ्लोरीन को डालेंगे तो ये तीनों को डिस्प्लेस्ड कर सकता है, क्लोरीन को डालेंगे तो फ्लोरीन को डिस्प्लेस्ड नहीं करेगा, बाकी ये दोनों को डिस्प्लेस्ड कर देगा। ब्रोमीन जो है
केवल आयोडीन को डिस्प्लेस्ड करेगा, आयोडीन किसी को डिस्प्लेस्ड नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे आप सोडियम ब्रोमाइड का सॉल्यूशन लिए हैं जिसमें क्लोरीन को डाले हैं। जब क्लोरीन को डाले हैं तो जाहिर सी बात है कि ब्रोमीन को ये डिस्प्लेस्ड कर देगा, तो सोडियम क्लोराइड और ब्रोमीन बनाएगा। फिर जिंक है। अब जिंक जो है वो आप उसका स्थान देख सकते हैं, जिंक यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ, तो ये काफी ऊपर है जिंक, तो जिंक हाइड्रोजन को आसानी से डिस्प्लेस्ड कर देगा। तो जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस्ड किया और ZnSO4 प्लस H2 बना दिया, जिंक सल्फेट प्लस H2 बना दिया। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जब जिंक को डालें तो यहां से भी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस्ड कर देगा। अब H3PO4 में डालेंगे, वो कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन हो, तो हर एसिडिक सॉल्यूशन को जो ऊपर का जो क्या है, जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर हाइड्रोजन से ऊपर है, वो सभी जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस्ड करने का काम करेंगे। तो ये आपको इम्पोर्टेंट जो आता है, इतने इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद रखना ही होगा। कभी क्वेश्चन ये पूछ दिया जाता है कि जो आयरन सल्फेट में को कॉपर डिस्प्लेस्ड क्यों नहीं कर पाता है, क्यों नहीं, क्योंकि ये लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स है कॉपर देन आयरन, इसीलिए वो कर नहीं पाता है। तो अब सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंप्लीट हो गया होगा। अब आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बताते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आप लोग देख लीजिए। तो व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्या? तो NaCl, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप लोग को पहले भी बता चुके हैं कि इसमें दो एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक दूसरे के द्वारा डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं, वैसे ही उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेते हैं और सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेते हैं। जब दोनों का सॉल्यूशन लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम आपको बताएं, Ag सिल्वर जो है, सोडियम जो है वो सिल्वर को डिस्प्लेस्ड कर देगा। जब सिल्वर डिस्प्लेस्ड हो जाएगा तो ये सिल्वर जो है वो क्लोरीन के साथ ऐड हो जाएगा और सोडियम जो है वो नाइट्रेट के साथ, तो बनाएगा क्या? सोडियम नाइट्रेट और AgCl। AgCl एक प्रेसिपिटेट होता है, तो ये AgCl का प्रेसिपिटेट बनाएगा जो व्हाइट कलर का होता है। फिर अब लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में पोटासियम आयोडाइड को डालेंगे तो क्या होगा? लेड जो है वो आयोडीन को क्या करेगा? पोटासियम जो है वो लेड को क्या करेगा? डिस्प्लेस्ड कर देगा। जब पोटासियम लेड को डिस्प्लेस्ड करेगा तो लेड जो है वो आयोडीन के साथ अटैच हो जाता है, तो लेड आयोडाइड बनाता है, का प्रेसिपिटेट बनाता है और ये येलो कलर का होता है। कलर याद रखिए क्योंकि कलर पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है और पोटासियम नाइट्रेट बना देगा, ठीक है। फिर क्या होगा? जब बैरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन से जब मिलाते हैं तो सोडियम जो है वो बैरियम को क्या करता है? तो बैरियम भी रिएक्टिव मेटल में ही आता है, तो आप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो सोडियम, यहाँ पे हम क्या लिखा था? पोटासियम के बाद सोडियम था, फिर लिथियम था, फिर मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम के बाद ही बैरियम का नंबर आता है, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद नहीं, एक मिनट, मैग्नीशियम नहीं, कैल्शियम के बाद बैरियम, उसके बाद मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम। तो बैरियम जो है वो कैल्शियम के बाद ही उसका नंबर आता है। तो लेकिन सोडियम जो है हाईली रिएक्टिव होता है, तो सोडियम जो है वो बैरियम को क्या किया? डिस्प्लेस्ड कर दिया और सोडियम NaCl के साथ जुड़ा और बैरियम जो है वो सल्फेट के साथ जुड़ गया। तो यहाँ पे NaCl प्लस बैरियम सल्फेट बना दिया। फिर आयरन सल्फाइड की बात करें तो आयरन सल्फाइड जो है वो को जब हम H2SO4 के सॉल्यूशन में डालते हैं तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में डाला जाता है, तो होता क्या है? तो ये जो आयरन जो है वो क्या करता? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस्ड कर दिया, तो हो गया, तो हुआ क्या? तो आयरन सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाया जो उड़ गया और फेरस सल्फेट बना, मतलब आयरन सल्फेट बन गया। अब यहाँ पे कॉपर सल्फेट की बात करें, किसकी बात करें? तो कॉपर सल्फेट पर जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का बुलबुला डाला जाता है, बबल्स डालते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का, तो होता क्या है कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन किसको?
कॉपर को क्या करेगा, डिस्प्लेस्ड कर देगा, क्योंकि हाइड्रोजन कॉपर जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे आता है, तो हाइड्रोजन कॉपर को डिस्प्लेस्ड कर देता है और हाइड्रोजन सल्फेट के साथ जुड़ जाता है, तो हाइड्रोजन सल्फेट मतलब सल्फ्यूरिक एसिड और कॉपर सल्फाइड बना देता है। तो ये आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये इंपॉर्टेंट क्या है, केमिकल रिएक्शंस है, इनको याद रखना आपको जरूरी है, एकदम जरूरी है। नहीं याद रखिएगा तो फिर प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं आप लोग। तो आप यहाँ पे देख लीजिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कुछ है नहीं, इसके पहले भी आप लोग को बता चुके हैं। एक केमिकल रिएक्शन इन विच वन ऑफ द प्रोडक्ट इज, मतलब वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक प्रोडक्ट जो होगा वो इनसॉल्युबल सॉलिड होगा और वो नीचे बॉटम में जाकर के सॉलिड के फॉर्म में जमा हो जाएगा, वैसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। होता क्या है कि दो सॉल्यूशन लिए, ठीक है, दो सॉल्यूशन को मिला दिया आपस में, तो जो सॉलिड मटेरियल है वो बॉटम में जाकर के वो क्या होगा, बैठ जाएगा सॉलिड फॉर्म में। ये जो हुआ प्रेसिपिटेट कहलाया, प्रेसिपिटेट कहलाया। और ये जो प्रेसिपिटेट कहलाया, तो इस प्रकार के केमिकल रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल आप लोग को पहले भी दे चुके हैं, लेड आयोडाइड का, सिल्वर आयोडाइड का, पोटासियम आयोडाइड का। तो यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट, जब सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन को जब सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन से मिलाते हैं तो क्या होता है, सोडियम नाइट्रेट और AgCl का प्रेसिपिटेट व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। फिर यहाँ पे आप ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका कलर मिल्की होता है, और आप जानते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसको हम स्लैग्ड लाइम भी बोलते हैं। जब स्लैग्ड लाइम को में CO2 प्रवाहित किया जाता है, फ्लो करवाया जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो व्हाइट कलर का होता है प्रेसिपिटेट बनाता है और वाटर बनाता है, आप लोग जानते हैं। फिर Na2SO4 सोडियम सल्फेट, जब सोडियम सल्फेट जो है को बैरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में डाला जाता है तो क्या होता है, बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनाता है, बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनाता है। तो आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में जान चुके हैं। अब एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आता है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वैसा रिएक्शन है, थोड़ा सा इसको इसी ऐसे ही बता दिया जाए, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, उसको आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट में ही बताएंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो वैसा रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस जो है वो क्या होता है, आपस में रिएक्ट करके न्यूट्रल सॉल्ट बनाते हैं, उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे आप NaOH को ले लीजिए प्लस ये NaCl के साथ मिलकर के क्या बनाएंगे, HCl। HCl के साथ, चूंकि ये बेस है और ये एसिड है, बेस और एसिड मिलकर के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NaCl प्लस H2O बनाएंगे, NaCl प्लस H2O बनाएंगे। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आता है। आपको डिटेल्स इसका हम एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में भी बताएंगे। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को भी रहने दीजिए। अभी आप थोड़ा सा एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन उसको देख लीजिए, उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक में हम बताएंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। वो भी आई है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको मिस नहीं करना है और उसको अच्छे तरीके से समझ करके बनाना है। तो हम यहाँ पे आप एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन को जानेंगे। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन वैसा रिएक्शन है जिसमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है। क्या होती है, हीट की रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि अगर एंडोथर्मिक उसको बोलेंगे, मतलब हीट की रिक्वायरमेंट जो है, रिक्वायरमेंट ऑफ हीट इज ग्रेटर देन, रिक्वायरमेंट ऑफ हीट इज ग्रेटर देन, रिक्वायरमेंट ऑफ हीट इज ग्रेटर देन किससे होगा, रिलीजिंग ऑफ हीट, रिलीजिंग ऑफ हीट, तो उसको हम एंडोथर्मिक बोलेंगे। यदि रिक्वायरमेंट ऑफ हीट जो है, वो रिक्वायरमेंट ऑफ हीट जो है वो लेस देन रिलीजिंग ऑफ हीट होगा, रिलीजिंग ऑफ हीट होगा, तो उसको हम एक्सोथर्मिक बोलेंगे। मतलब कि ये साफ है, जब एनर्जी कम ले रहा है और ज्यादा रिलीज कर रहा है तो वो एक्सोथर्मिक, और ज्यादा ले रहा है और कम रिलीज कर रहा है तो उसको हम एंडोथर्मिक बोलेंगे।
तो आप इंडोथर्मिक में देख लीजिए। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस बिना लाइट के पॉसिबल होती नहीं है, तो वो सन हीट एनर्जी लेता है और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, लाइट एनर्जी को। तो फोटोसिंथेसिस में क्या करता है, CO2 प्लस H2O सनलाइट में लिया, तो इसीलिए ये इंडोथर्मिक रिएक्शन कहला जाएगा। फिर अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जब काफी स्ट्रांग हीट में गर्म करते हैं तो वो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है। तो इसमें भी किसकी आवश्यकता है, तो स्ट्रांग हीट, मतलब कि हीट की रिक्वायरमेंट है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब तेजी से गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, यहाँ भी आपको हीट की रिक्वायरमेंट है। अमोनियम क्लोराइड और बैरियम हाइड्रोक्साइड एक्चुअली है क्या, तो अमोनियम क्लोराइड और बैरियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करता है तो ये कुछ एनर्जी हीट जो है उसको क्या कर देता है, लॉस कर देता है, लॉस द हीट एनर्जी, लॉस द हीट एनर्जी। जब इसको अब बैरियम क्लोराइड को आप हथेली पे लीजिएगा तो ठंडक फील होगा, मतलब ये है कि ये क्या हुआ, अपने जो हीट है उसको लॉस कर दिया है और वो हमारे बॉडी से हीट को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, इसीलिए हमें ठंडक फील हो रही है। या फिर आप पोटासियम नाइट्रेट को ले लीजिए, KNO3 को जब आप अपने क्या कीजिएगा, जब KNO3 पे थोड़ा सा क्या कीजिए, KNO3 जो है ना, KNO3 को अपने हथेली पे लीजिएगा और थोड़ा सा वाटर मिलाइएगा तो उसमें देखिएगा कि आपको कुछ ठंडक फील होगा। इसका मतलब ये है कि वो हमारे बॉडी से हीट को ले रहा है, तो मतलब कि हीट की रिक्वायरमेंट है। जब हम KNO3 पर थोड़ा सा पानी मिला करके उसको अपने पाम पे रखते हैं तो वी फील कूल, हमें ठंडक फील होता है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि वो हीट को गेन कर रहा है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आ जाइए, ये हीट को रिलीज करेगा। तो आप देख सकते हैं रेस्पायरेशन में हम जब सांस छोड़ते हैं तो उसमें कुछ हीट एनर्जी भी रिलीज होती है, तो वो हीट, ये जो हीट एनर्जी रिलीज होती है CO2 के साथ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेस्पायरेशन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मैग्नीशियम के रिबन को जब जलाते हैं आप, मैग्नीशियम रिबन आप लोग जान रहे हैं क्या है, ऑक्साइड का लेयर होता है, उसको हम सैंड पेपर से रगड़ने के बाद ही उसको जला पाते हैं, ऐसे नहीं जलता है क्योंकि उसके ऊपर एक ऑक्साइड का लेयर चढ़ा हुआ होता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जब जलता है तो मैग्नीशियम और मैग्नीशियम को के रिबन को जब हम जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रयोग में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और वो काफी लाइट और हीट प्रोड्यूस करता है। फिर कार्बन को जब जलाते हैं आप, कोल को जलाइए तो आपको काफी मात्रा में हीट प्रोड्यूस करेगा। सोडियम और वाटर, सोडियम जो है वाइब्रोसली वाटर के साथ रिएक्ट करता है, बड़ा तेजी में रिएक्ट करता है और जल उठता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। फिर आप लोग ये लाइम स्टोन को देखें, ये चूना पत्थर, तो लाइम में जब वाटर को मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसको हम क्विक लाइम बोलते हैं, नहीं सॉरी स्लैग्ड लाइम बोलते हैं, और इसका यूज घर की पुताई वगैरह करने में की जाती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये हीट एनर्जी रिलीज करता है। तो ये आपका इंडोथर्मिक रिएक्शन, तो ये टोटल रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर में आपको हम क्या बताएंगे, तो नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग देखिएगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उसको मिस नहीं करना है क्योंकि वो VVI है एकदम, वो हमेशा कंपटीशन में भी आपको पूछा जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन नंबर। देन हम यहाँ पे आप कंप्लीट करते हैं और आपको नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दिया जाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में बताया जाएगा।